तो गाइज ये कहानी एक क्यूट सी आलू की बोरी की है जिसे हर कोई इसके मोटापे और लुक्स की वजह से नीचा दिखाता है और इसी वजह से इसकी जॉब भी चली जाती है और ये भी बिल्कुल मेरी तरह बेरोजगार होकर यूट्यूबर बनने के बारे में सोचता है। पर एक दिन अपने ओका भैया किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ के गॉड बन जाते हैं। पर अभी के लिए ये राज सिर्फ आपको और मुझे पता है। तो कहानी की शुरुआत में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर ओका को देखते हैं। ओका एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करता है पर इसकी चोर जैसी शक्ल की वजह से कोई भी इसकी इज्जत नहीं करता है। ऐसे ही एक दिन एक मेट्रो में एक गवार नल्ली बेरोजगार लड़की ओका पर झूठा इल्जाम लगाती है कि इसे छेड़ रहा है। मैंने थोड़ी चढ़ा आपको मैडम जी। और मना करते हुए हड़बड़ाहट में ओका भाई ट्रेन से बाहर निकलते हैं पर इनका पैर फंस जाता है और नीचे गिर जाते हैं और इसके हाथ से इसका झोला भी गिर जाता है जिसके अंदर इसने कुछ अडल्ट मैगजीन्स और हेंटाई गेम्स रखे हुए थे। और ये देखकर आसपास के लोगों को यकीन हो जाता है कि ये लड़की सच कह रही थी। साला ठरकी उड़िया छेड़ रहा है ट्रेन में आके, कोई नहीं इसे तो बताते हैं। और वो नल्ली बेरोजगार लड़की ओका पर केस कर देती है और ओका को 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है और इसी छोकरी के चक्कर में ओका की नौकरी भी चली जाती है। पर कुछ सालों के बाद इस लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इसने कई मेरे जैसे शरीफ लड़कों को ऐसे ही फंसाया होता है। पर क्योंकि ये लड़की एक नाबालिग है इसे बस प्रोविजन में रखा जाता है। 6 साल और बीत जाते हैं और ओका नल्ला बेरोजगार बस घर पे बैठा GTA 5 या BGMI खेलता रहता है। कोई काम धंधा नहीं करता और अपने बूढ़े माँ बाप को अपना सहारा बना लेता है और उन्हीं के घर में पड़ा रहता है और उन्हीं के टुकड़ों पर पलता है। उनके पैसों का खाता है। एक दिन ओका भैया इनकॉग्निटो में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और तभी इसे एक रिचुअल के बारे में पता चलता है जिससे कि ये दूसरी दुनिया में जा सकता है। ओका को इन चीजों पर यकीन तो नहीं होता है पर फिर भी इस रिचुअल को फॉलो करता है ऐसे ही मजे मजे में और सक्सेसफुल भी हो जाता है। और इसकी स्क्रीन पर 7 करोड़ का एक प्रश्न आता है। तो बताइए क्या आप दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार है क्या? हाय। ओका को लगता है कि इसका कंप्यूटर हैक हो चुका है, वायरस वायरस आ चुका है कोई, बट फिर भी यस पर क्लिक कर देता है क्योंकि भाई नल्ला बेरोजगार है, कोई काम धंधा तो है नहीं इसे, पर घूमने फिरने तो जा ही सकता है। इसके बाद स्क्रीन पर ओका को अपना कैरेक्टर बनाना होता है। ओका अपनी उम्र स्वीट 16 चुनता है और अपने लुक्स को -255 पर सेट कर देता है, यानी कि जितना अगली हो सके उतना ज्यादा अगली। इस बंदे के पास एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का जो इसने अब तक झेला अपने लुक्स की वजह से, उन सभी से बाहर निकलने का, एक हैंडसम बॉय बनने का। पर ना भाई इस मजनू को तो भाई फिर से अगली बनना है। इसका IQ AQI AIQ माइनस में चल रहा है पर लुक्स को माइनस करने की वजह से ओका को बहुत सारे बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। ओका अपने कैरेक्टर में और भी चीजें ऐड करता है जैसे कि इस दुनिया में कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा और गरीब का गरीब ही रहेगा, वाह भाई वाह। और ऐड करता है कि अगर कोई लड़की इसे टच करेगी तो इसकी हेल्थ बहुत तेजी से कम हो जाएगी और अगर गलती से बाद के स्विच तक पहुंच भी गई तो फिर तो भाई की मृत्यु तय है। खुद के बारे में इतना बुरा कौन सोचता है भाई, या फिर ये बंदा इस लड़के पसंद। पर ऐसा करने की वजह से ओका को 100 ट्रिलियन बोनस पॉइंट्स मिलते हैं पर सेव करने से पहले ही टाइमर खत्म हो जाता है और ओका को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ओका खुद को शीशे में देखता है और बुरी तरह से डर जाता है। भाई एक जानवर वो एक ही बन गया मैं इतना बुरा तो अपनी पहली जिंदगी में भी नहीं दिखता था। इस दुनिया में ओका को कुछ और लोग भी मिलते हैं जो कि इसी की तरह रातों रात रीइंकार्नेट हो चुके हैं। यहाँ पर 2 लड़कियाँ और एक लड़का भी है और इन दोनों लड़कियों को रात को नहाते हुए ही इस दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से ये बिकनी में होती हैं और ये दोनों लौंडे इन्हें अपनी अपनी शर्ट्स देते हैं। पर ये लड़की जिसका नाम सेका है ओका की शर्ट लेने से मना कर देती है। हट बे सुअर के बच्चे, तेरी शर्ट नहीं पहनने वाली मैं। और गाइस इस हैंडसम लौंडे का नाम है सेज और इसे छोटी बच्ची का नाम है रीजू। अब ओका बिना वक्त गवाए काम की चीजें ढूंढने लगता है और इसे एक गोल्ड कॉइन मिलता है। पर जैसे ही ओका इसे टच करता है ये गोल्ड कॉइन गायब हो जाता है क्योंकि इस बंदे ने खुद को शराब दिया था ये इस दुनिया में गरीब का गरीब ही रहेगा। पागल साला। ढूंढने पर इन्हें काफी सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि कपड़े, शूज, हथियार और साथ गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं। सभी चीजें इक्वली डिवाइडेड होती हैं इन चारों के लिए। पर सभी लोग नोटिस करते हैं कि एक गोल्ड कॉइन कम होता है और इन तीनों का सीधा शक ओका पर जाता है। साला शक्ल से ही चोर लगता है। पक्का किसी ने हमारा गोल्ड कॉइन लपेटा है। बेचारा भाई। डिवाइड करने पर सभी के हिस्से में 2-2 गोल्ड कॉइन्स आने थे पर ओका को एक ही मिलता है और अपना ये गोल्ड कॉइन भी इन्हें ही दे देता है और बदले में इनसे कुल्हाड़ी मांगता है पर ये लोग इसे वो भी नहीं देते हैं। और रॉक पेपर सीजर करने पर ये तीनों अच्छे बढ़िया हथियार ले लेते हैं और इस बेचारे को ये लकड़ी का पता नहीं क्या लट्ठा साथ थमा देते हैं। जिसके बाद सेज ओका की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं क्या? सालिया अपना हाथ दूर रख, मैंने पता है ना हाथ थनाल तो की करता। पर दोनों कुड़ियां इस पर मरी जा रही थी। अब सेज इन्हें एक मैप दिखाता है और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं ये एरिया सिटी की तरफ जाएंगे। पर जैसे ही सेका आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलती है तो इसे अपने सामने एक गॉब्लिन दिखाई देता है। सेज आगे बढ़ता है और इस गॉब्लिन को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है पर यहाँ पर और भी गॉब्लिन्स आ जाते हैं। सेज और रीजू इनसे लड़ने चले जाते हैं। तब तक सेका अपना बो तैयार करती है और ओका इसकी रक्षा करने के लिए गेट पर खड़ा हो जाता है। तभी एक छोटा सा गॉब्लिन ओका के बम पर हमला कर देता है पर ओका की मोटी चमड़ी को कुछ भी नहीं होता है और एक गॉब्लिन अपने से 4 गुना ज्यादा बड़े जीव को पीट देता है। ओका को अपने घुटने पर लगती है जिसकी वजह से इसका सर चकरा जाता है क्योंकि इसका दिमाग तो है ही घुटने में भाई। घुटने वाली बात से ओका का ईगो हर्ट हो जाता है और पूरी ताकत लगाकर इस गॉब्लिन पर हमला कर देता है और एक ही हमले से ये गॉब्लिन मारा जाता है। तभी ओका को लेवल अप का एक नोटिफिकेशन आता है। इसका लेवल 1 से सीधा 31 हो चुका है क्योंकि ओका के पास 10,000 का मल्टीप्लायर है। अब ओका बोनस पॉइंट्स का यूज करता है अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डिफेंस और बाकी सभी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए और सब में 1 ट्रिलियन पॉइंट्स ऐड कर देता है। और गाइस 1 ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपग्रेड करने पर ओका के ऊपर हेवन की रोशनी गिरती है और सिस्टम ओका को ऑलमाइटी गॉड डिक्लेयर कर देता है। सिर्फ एक पौने गॉब्लिन को मारने से ही ओका सीधा गॉड बन जाता है। भाई साहब कितना ताकतवर हो गया भाई ये। अब एक और गॉब्लिन यहाँ पर आ जाता है और इस बार जब एक गॉब्लिन इस पर हमला करता है तो ओका को गुदगुदी जैसा लगता है और ओका अपनी एक उंगली से ही एक फ्लिक करके सीधा स्पेस में पहुंचा देता है और अभी तक नल्ली
अकेली बेरोजगार सेका अपना बो ही बांध रही होती है। इसकी हेल्प करता है और किसी ऑलमाइटी गॉड की तरह सेका को इसका बो तैयार करके देता है। अरे वाह, तुम तो कमाल की हो सर। मैं चाहती हूँ कि आप इस एरो को यूज करें। ओका बहुत ही सावधानी से इससे बो लेता है और उस गॉब्लिन की तरफ शूट कर देता है, पर ये उड़ता हुआ तीर सीधा आसमान की तरफ जाता है और वहाँ पर एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से ड्रैगन बॉल जी का ड्रैगन बाहर निकलता है और सारे गॉब्लिन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर इन तीनों में इतना भी दिमाग नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछे कि ओका जैसे एक लूजर घटिया अगली आदमी ने ड्रैगन बॉल जी वाले ड्रैगन को कैसे समन कर लिया भाई, ये कैसे किया इसने। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और गॉब्लिन से सामने आ जाते हैं। अब सेका सामने आती है। सेका लगातार दुश्मनों पर हमला करती है, पर भाई एक भी तीर किसी भी गॉब्लिन को नहीं लग रहा होता है। गॉब्लिन भी खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं कि भाई एक तीर तो लग जाए हमें, खुद ही हमें मार दे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे करके सेका के सारे तीर खत्म हो जाते हैं और एक कोने में बैठकर डिप्रेस होकर रोने लगती है। ये देखकर ओका को अच्छा नहीं लगता है और अपनी स्किल्स का यूज करके सेका के लिए नए एरोस तैयार कर देता है, पर एक गवाह लड़की दोबारा से वही हरकत करती है। अंधे एरोस चलाती है और गॉब्लिन्स भी रुक कर इंतजार करते हैं और रीजू और सेज ही सभी गॉब्लिन्स को मारते हैं। गॉब्लिन्स को मारकर ये लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। अब चलते चलते ये सभी लोग थक जाते हैं और भूख भी लग जाती है और तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर बेचारे ओका को अपने साथ बुलाते भी नहीं है, क्योंकि ओका के साइज को देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं कि ये बंदा इनका सारा खाना खा जाएगा, जिसकी वजह से ओका को बुरा लग जाता है भाई बेचारा, और अपना रास्ता ही बदल लेता है। यार भूख लगी आ की खावा, पर बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। कैरेक्टर बनाते वक्त भाई क्या 30 मार खान बन रहा था ये। तब इसके सामने ये गवार छोटी बच्ची आ जाती है और ओका गलती से फाउंटेन में गिर जाता है। दरअसल ये छोटी बच्ची यहाँ पर इसके लिए खाना लेकर आई है। मैं जानती हूँ तुम खानदानी गरीब हो और तुम इतने ज्यादा नल्ले बेरोजगार और चप्पल चोर आदमी हो कि तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। वैसे भी तुमने मेरी मदद की थी, है ना। ओका खाना ले ही रहा होता है कि तभी गलती से इसका हाथ सेका के हाथ से टच हो जाता है और ओका को 440 वोट का झटका लगता है। इसकी हेल्थ गिरने लगती है और इसका खाना भी नीचे गिर कर पिचक जाता है। तुम बहुत बुरे हो। मैंने अपने हिस्से का खाना तुम जैसे एक सुअर को दिया और तुमने उसे दीवार में मार दिया। सेका आप तुझसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो, थानू देख के मैं फिसल गया, मैंने माफ कर दियो। ये सुनकर इसका गुस्सा थोड़ा तो शांत हो ही जाता है और ओका उसी पिचके हुए खाने को खाने लगता है, क्योंकि अपने ओका में कोई भी ईगो या एटीट्यूड नहीं है। डाउन टू अर्थ बंदा है भाई, डाउन टू अर्थ। तभी सेका इसे अपने हिस्से का साफ वाला खाना ऑफर करती है, जो कि इसने खुद के लिए लिया था, और ओका इस खाने को खा लेता है। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। सेका अपने लिए 6 किलो एरोस खरीद लेती है, पर क्या ही फायदा भाई, निशाने पर तो एक भी नहीं लगना। मोटे सुअर, तुम भी अपने लिए कुछ खरीद लो। उप्स, तुम तो गरीब हो ना, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। छुटकी मैंने याद के दिला दिया, मेरे को पैसे नहीं। तभी सेज और रीजू भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों ने रात बिताने के लिए एक होटल भी ढूंढ लिया होता है। ओ नहीं ओए, मैं फुटपाथ पे ही सो जाऊंगा, बस रात में सैल्मन बॉय ना आ जाए। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगी। और क्यों? तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी। देखिए गाइस, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी भी कोई मदद करेगा, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, इस वक्त सेका को इसलिए करंट नहीं लग रहा है क्योंकि सेका ने इसे कपड़ों के ऊपर से पकड़ा है, इसकी स्किन को टच नहीं किया। अब अगली सुबह मस्त समोसे, स्प्रिंग रोल, मोमोज वगैरह लेकर आता है। टेस्टी खाना देखकर इन सब की लाट पकने लगती है। पर एक सेकंड, तुम तो चिंदी चोर हो ना, तुम ये खाना लेकर कहाँ से आई? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। दरअसल एक भले आदमी ने मैंने सारा खाना दिता। वो भला आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। तुम्हें बाहर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं थी ना, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे ले लेते, मैं बहुत अमीर हूँ। दरअसल ओका ने लकड़ियों से एरोस बनाए और उन्हें बेचकर एक वाउचर खरीदा और उस वाउचर के थ्रू इसने खाना खरीदा। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज इन्हें एक गुफा को एक्सप्लोर करना है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक युशिरो नाम का बंदा यहाँ पर आ जाता है। ये बंदा री इनकारनेट हुए लोगों के लिए एक गाइड की तरह काम करता है और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने और यहाँ पर रहने में उनकी काफी ज्यादा हेल्प भी करता है। मैं आप सभी को एक गुफा तक लेकर जाना चाहता हूँ, मैं आप सभी को सेफली पहुँचा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए होंगे। ओका को इस पर शक हो जाता है क्योंकि ये बंदा शक्ल से ही रहमान डकैत की सस्ती कॉपी लगता है, पर क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर नए आए हैं और इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भटकने से तो बेटर ही है कि इस पर भरोसा किया जाए। और सेज इससे हाथ मिलाकर डील को फाइनल कर देता है, जिसके बाद ये सभी लोग गुफा की तरफ निकल जाते हैं। तब इनके सामने कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं और हमारी ओवर स्मार्ट छोटी बच्ची आगे आकर तीर बरसाने लगती है। और जी हाँ गाइस, वही होता है जो कि आपने अभी सोचा, एक भी तीर किसी भी गॉब्लिन को नहीं लगता है। क्योशिरो इसे समझाता है, मैडम जी अपने एरोस को ऐसे इस्तेमाल कीजिए जैसे कि हर एक एरो की कॉस्ट 1 मिलियन हो। अब पैसों की बात आ गई तो इस छोटी बच्ची का दिमाग भी चलने लगता है और इस बार बहुत ही आराम से एम करके शूट करती है। वो एरो एक गॉब्लिन को लग जाता है। अब सभी गॉब्लिन्स को मारकर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में रुककर ट्रेनिंग भी करते हैं, जिसमें क्योशिरो इनकी हेल्प करता है। ओका सर जी, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे? पर ओका बहाना लगा देता है। दरअसल पाजी मेरा पेट खराब है। सर जी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो वक्त से पहले ही रिटायर हो जाओगे। दरअसल क्योशिरो पहले एक मर्चेंट्री ग्रुप में था, जिस ग्रुप का कैप्टन इसका दोस्त हुआ करता था, पर फिर ज्यादा काम ना करने की वजह से क्योशिरो रिटायर हो जाता है। पर उस दोस्त ने मेहनत करके अपना रैंक बढ़ाया और एक दिन राजा बन गया, जबकि उसका लेवल सिर्फ 80 है और उसके स्टैट्स का एवरेज सिर्फ 160
स्पॉट है और कहाँ हमारे ओका भैया ट्रिलियंस में खेल रहे हैं। अब सभी लोग गुफा में आ जाते हैं, केव के अंदर जाते हैं और चलते चलते आखिर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर इस डंजन का बॉस रहता है। क्यूशिरो का काम यहीं पर खत्म हो जाता है, पर वापस जाने से पहले इन सभी को एक रूम में लेकर आता है, जो कि किसी और रीइंकार्नेटेड बंदे ने बनाया है। इस रूम में कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता है, आप यहाँ पर मशरूफ रहेंगे। पर ओका को अच्छे से पता है कि एरिया टाउन के 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई ऐसा सेफ प्लेस है ही नहीं जहाँ पर कोई मॉन्स्टर ना जा सके, और इसका शक क्यूशिरो पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रूम के अंदर लेज, स्प्राइट और फेंटा रखा होता है और ये एक तरीके से इन सभी की वेलकम पार्टी होती है। ओका को अपनी स्किल्स से पता चलता है कि इनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाई गई है, पर ओका पर कोई भी काम नहीं करेगी। अब सभी लोग दारू पार्टी शुरू कर देते हैं। अब नशा वशा करके सेज बताता है कि ये पहले एक बिजनेसमैन हुआ करता था, इसकी खुद की एनिमिटी नाम की एक कंपनी थी। एक दिन इसकी कंपनी में एक सेल्समैन आता है एक मशीन बेचने के लिए, और वो सेल्समैन कोई और नहीं बल्कि ओका ही था। और ओका ने जाने अनजाने में सेज की बहुत ज्यादा हेल्प की होती है और इसे ये सिखाया कि जिंदगी बहुत छोटी है, हर चीज के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और जिंदगी को बस खुलकर जीना चाहिए। सेज ने ओका की बात मान ली और अपनी जिंदगी को अपने तरीकों से जीने लगा, जिसकी वजह से इसका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो होने लगा। पर उसके बाद एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और इसका दिवालिया निकल गया और सड़क पर आ गया। पर इसे बस इस बात का गिल्ट है कि ओका का शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। मिस्टर ओका, आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम, हाँ जी, मेरा पूरा नाम है ओका सिंगटिलो। ओका अपना नाम गलत बताता है क्योंकि नहीं चाहता कि कोई इसे पहचान ले। तभी क्यूशिरो अपनी गैंग को लेकर इन्हें लूटने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है। ये तीनों बेहोश हो जाते हैं, पर ओका के लिए काफी अच्छा मौका होता है अपनी स्किल्स को दिखाने का और खुलकर फाइट करने का। पर तभी सेज जैसे तैसे करके उठ जाता है। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ये गुंडे सेज पर हमला कर देते हैं और सेज बचने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। तभी ओका सिंगटिलो उठ जाते हैं और इनके ऊपर लिटरली बैठ जाता है और उछल उछल कर इन सभी को पिचकाने लगता है। सही है भाई, अपने मोटे वेट का इस्तेमाल कर रहा है। अब सारे गुंडे ओका पर एक साथ हमला कर देते हैं, इसके बाल वाल पकड़ लेते हैं। पर ओका अपनी मोटी बुद्धि का यूज करके गाइस, अरे ये क्या हो गया भाई, अबे ये कौन सा हमला है? पर अब सेज का दिमाग खराब हो जाता है और इसके हाथ से एक रोशनी निकलने लगती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेज ने अपने बोनस पॉइंट्स का यूज करके अपनी एक स्पेशल स्किल तैयार की है, और स्किल तभी एक्टिवेट होती है जब सेज को गुस्सा आ जाता है, और जब इसका गुस्सा पीक पर होता है तो ये रेड हो जाती है। क्यूशिरो इसको मजाक में लेता है और सेज पर अटैक कर देता है, पर तभी ओका इसके सामने आ जाता है और अपने प्यारे सेज को बचा लेता है और इसके चक्कर में बेचारा खुद पिट जाता है। ओका सर, आपका शुक्रिया। मेरे मोटा भाई पर तुम लोगों ने हमला कैसे किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सेज पागल हो जाता है गुस्से में, जिसकी वजह से ये सुपर सैयन मोड में आ जाता है और भाई की तीसरी आंख भी खुल जाती है और इसके पर भी आ जाते हैं। और सेज की इस फॉर्म का नाम है एल्टीन, जिसके बाद सेज क्यूशिरो पर अपने लाइटनिंग अटैक से हमला करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पर ये क्यूशिरो को हिट नहीं करता और इसके चेहरे के पास जाकर रुक जाता है। सेज अगर चाहता तो बहुत इजीली इसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ सकता था, पर क्यूशिरो को एक मौका देना चाहता है सुधरने के लिए। सेज का इतना बड़ा दिल देखकर क्यूशिरो का हृदय परिवर्तन हो जाता है और एक अच्छा इंसान बनने के बारे में ठान लेता है। अब सेज अपने दुश्मनों को पीठ दिखाकर यहाँ से जाने लगता है और इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यूशिरो पीछे से आता है और सेज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ओका भाई सेज को बचा लेता है और अपने नाक में उंगली डालने लगता है। देख लो भाई, ऑलमाइटी गॉड ऐसे होते हैं। अभी यार शिट, ये क्या है? ओका अपने नाक में से गोली निकालता है और ओका के इस अटैक से पूरी दीवार ही टूट जाती है, पर ये सारा क्रेडिट सेज को दे देता है कि इसने ये हमला किया था। डाउन टू अर्थ बंदा है भाई, डाउन टू अर्थ। सेज खुद ही सोच में पड़ जाता है कि भाई मैं इतना ताकतवर कैसे बन गया, ये मैंने कब कर दिया। पर ओका सभी को कन्विंस कर लेता है कि एनिमिटी एक विशाल सफेद कलर का पंछी बनकर यहाँ पर आ गया था, जिसे कि सेज ने समन किया था और एनिमिटी भैया ने ही ये हमला किया है। सभी गुंडे झुककर माफी मांगते हैं। सेज सर जी, हमें माफ कर देना। पाजी तो सिगरेट हो, मैंने माफ कर दो सर जी, घर में बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं, प्लीज हमें जान से मत मारिएगा, पक्का आपसे कोई गलत काम नहीं करूंगा। ओका सभी को लाइन में खड़ा करता है। ओका, इन सभी को एक एक चांटा लगाओ, ऐसे इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, लफेड़े पड़ेंगे तब इन्हें समझ में आएगा। और पाजी मैं करा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं करता हूँ। और इन गधों को समझाने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ता है। तभी सेज अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इन सभी गधों को एक एक चांटा लगाता है। पर भाई खुद क्यों रो रहा है अभी? जिसके बाद ओका इन सभी को पकड़कर बांध देता है, पर तभी सेज बेहोश हो जाता है क्योंकि अब इसकी बॉडी पर वो बेहोशी की दवाई का असर होने लगता है और काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो गया था अपनी पावर्स का यूज करने की वजह से। और इस मौके का फायदा उठाकर क्यूशिरो के अंदर का लालच दोबारा से जाग जाता है। ये साला शैतान भाई नहीं सुधरने वाला, ये सेज तो बेहोश हो चुका है और इस आलू की बोरी को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और बहुत इजीली अपनी हथकड़ियों को तोड़ देता है। ये देखकर ये सभी गुंडे समझ जाते हैं कि अगर अब बात आगे पीछे हुई तो भाई मरना तय है इनका। जिसके बाद हमारी टीम रॉकेट इन सभी गुंडों को पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बदले में इन्हें 3 लाख रुपए मिलते हैं, जिसे ये चारों आपस में बांट लेते हैं। ओका अपना हिस्सा लेने से मना कर देता है क्योंकि अगर इसने इन पैसों को छू लिया तो गायब हो जाएगा। सेज, ओका के पैसे मुझे दे दीजिए। ओका, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको दिला दूंगी, तुम तो जानते ही हो ना मैं कितनी ज्यादा अमीर हूँ। ओका भी मान जाता है। अब इसके बाद ये लोग पार्टी शार्टी करते हैं, मैकडोनल्ड्स की कॉम्बो वाली मील मंगवाते हैं और सेका बताती है मैंने अपने लुक्स को -16 पर सेट किया था ओका, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे बोनस पॉइंट्स मिले और मैंने अपने स्पेशल नोट में लिखा था कि मैं हमेशा खूबसूरत रहूं। ओ यार किदां दी कुड़ी है, इसको तो पावर से कोई मतलब ही नहीं है। एंड जी थोड़ी खूबसूरती नाल गॉबलिन तो नहीं मारदे, खूबसूरती छोड़ो, आपको तो बांड भी चलाना नहीं आता। तभी एक क्यूट सी बिल्ली यहाँ पर आ जाती है और इस छोटी बच्ची को अचानक से रियलाइज होता है कि अपने पैरों पर खुद से खड़ी हो सकती है। भाई कितनी डांबे आ रही लड़की, इसे अब पता चल रहा है। दरअसल इस लड़की ने पिछली लाइफ में अपने पैर खो दिए थे, जिसकी वजह से ये अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। सेका इस बिल्ली के साथ खेलने लगती है। ओका अपना
अपना वॉशरूम यूज करता है और वॉशरूम में जाकर अपना भाई रोने लगता है। भाई क्या हो गया इसको? रो मत भाई सेका भाई। इसे सेका की कहानी सुनकर बुरा लगता है। भगवान जी तुसी कहाँ पर हो? एक छोटी जी कुड़ी ने तुसी लंगड़ा करके भेजता। भगवान जी तुसी ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मैं भगवान होता ना। एक सेकंड, इस दुनिया में तो मैं ही भगवान हूँ। नहीं सॉरी। तभी सेका बाहर आ जाती है भाई लूज मोशन तो नहीं हो गई? या 2 महीने का एक बार में ही करने लग गए? ORS लेकर आऊं क्या? और सेका का इतना मासूम और इतना इनोसेंट सा दिल देखकर ओका डिसाइड करता है कि ये हमेशा इसकी मदद करेगा। इसके बाद ये चारों आपस में मीटिंग करते हैं और अपना अपना रोजगार चुनते हैं। सेज को हीरो बनना था, रीजू को हंटर, सेका को जादूगर और अपने ओका भैया एपिक फाइटर बनते हैं। और अब इनका अगला सफर होगा वेलेरिया सिटी की तरफ। अब अचानक से छोटी बच्ची को रस्सी कूदने का मन करता है, जिसमें ये रीजू को भी इनवाइट करती है और ओका इन दोनों को झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहा होता है, बिल्कुल मोहल्ले की आंटियों की तरह, क्योंकि इससे भी रीजू की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट होता है। भाई से शर्म नहीं आती, कुड़ियां ताड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा रियल नाम क्या है? पर छोटी बच्ची इसे नहीं बताती है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ, अब से तुम्हारा नाम रीजू होगा। नहीं गाइस, मुझे भी नहीं पता था भाई इसका रियल नेम क्या है। ये रीजू नाम इसे सेका नहीं दिया होता है और दोबारा से रस्सी कूदने लगती है। अब इसकी इस कला से आसपास के लोग आकर्षित हो जाते हैं और यहाँ पर भीड़ लग जाती है। पर इस अटेंशन के चक्कर में ये सेका को थैंक यू कहना तक भूल जाती है और ये बात सेका को थोड़ी सी बुरी लगती है, जिसकी वजह से छोटी बच्ची रोने लगती है। तभी ओका बाहर आता है। ये क्या है भाई? ये तो बच्चे शराने वाला है, इसकी शक्ल देख। और भाई इतनी बेइज्जती हमारे ऑलमाइटी गॉड की, पछताएंगे भैया सभी लोग। अब रीजू भी रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। रात को सेका को एक लेटर मिलता है। प्रिय सखी सेका, मुझे आपके द्वारा ये दिया गया नाम अत्यंत पसंद आया है। मेरे छोटी बच्ची जैसे व्यवहार के लिए प्लीज क्षमा प्रदान कीजिए। आपकी प्यारी रीजू। सेका को ये लेटर पढ़कर अच्छा लगता है और रीजू को ढूंढने चली जाती है, पर रीजू यहीं पर छुपी हुई थी। ये ओका के सामने आ जाती है और रीजू को ओका से कुछ बातचीत करनी होती है, इसलिए इसे रूम में लेकर आ जाती है। जी सालो गंदी सोच। मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, आपका असली नाम, आप कहाँ से आए हो और आपने पिछले जन्म में क्या क्या किया था, और मुझे ये भी मालूम है कि आप हर रात सोने से पहले क्या करते हो। ओका सोच में पड़ जाता है कि इसे ये सब कुछ कैसे मालूम है। दरअसल रीजू ने अपनी स्पेशल नोट में ये लिखा था कि ये किसी के भी चैट्स देख सकती है, जिस वजह से इसे ये भी पता है कि ओका एक ऑलमाइटी गॉड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले जन्म में सेका ने अपने पैर खो दिए थे, तो उसकी जिम्मेदार रीजू खुद को मानती है, क्योंकि पिछले जन्म में रीजू सेका से एक इवेंट के थ्रू मिली थी, जिसकी ऑर्गेनाइजर ये खुद थी। पर एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और उन्हीं में से एक सेका भी थी, जिसने अपने दोनों पैरों को खो दिया था। और इन सब की जिम्मेदार रीजू खुद को मानती है और इसी वजह से ये इस दुनिया में सेका का अच्छे से ख्याल रखना चाहती है। साथ ही में ये सेज की छोटी बहन भी है, पर इस बारे में सेज को कुछ भी मालूम नहीं है। अब ओका और रीजू इन दोनों का एक ही गोल है, जो कि है अपने दोस्तों की हेल्प करना। इसी वजह से ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और इसी खुशी के पावन अवसर पर रीजू अपने बाल काट लेती है, जो कि एक नई शुरुआत को दर्शाता है। अब अगले दिन सुबह एरिया सिटी को छोड़कर वेलेरिया की तरफ निकल पड़ते हैं और रीजू का ये नया लुक देख सेका खुश हो जाती है। अब रास्ते में इन्हें कुछ मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं, जिन्हें सेका मैजिक से खत्म कर देती है। और अब इसने अपना बो और एरो रीजू को दे दिया है, क्योंकि इसे खुद चलाना नहीं आता है। अब कुछ देर में शाम हो जाती है और ये सभी लोग जंगल में ही कैंपिंग करते हैं और लकड़ियाँ और आग जलाने की जिम्मेदारी रीजू और सेज लेते हैं और मछलियाँ पकड़ने ओका और सेका जाते हैं। अब नदी के किनारे बैठे हुए इन्हें काफी समय बीत जाता है, पर इन दोनों ने एक मछली भी नहीं पकड़ी थी। मुझे कोई रोतड़ू बच्ची नहीं बनना है, मैं एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एक फेमिनिस्ट औरत बनना चाहती हूँ। वैसे रोना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी लोग इंसान हैं। हालांकि मैं किसी जानवर जैसा दिखता हूँ और मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। तभी रीजू भी यहाँ पर आ जाती है। अभी आपने पकड़ा कुछ? नहीं, वो तो पानी के अंदर है। तुम दोनों के दोनों नल्ले हो। अब रीजू अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करती है और 4 तीर से 4 निशाने लगाती है टिका टिका के और 4 मछलियाँ पकड़ लेती है। अब रात हो जाती है और मस्त खाना वाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी एक लड़की लड़खड़ाते हुए इनके पास आती है। ये लड़की काफी ज्यादा घायल होती है और बेहोश हो जाती है। हे, क्या तुम ठीक हो? ओका पानी लेने जाता है और रीजू इससे बताती है, ओका ये लड़की ठीक नहीं है, इसके साथ पहले कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और अभी सभी सुंदर लड़कियों को मारना चाहती है, तो हमें सेका को इससे दूर रखना होगा। दरअसल अपनी पिछली लाइफ में इस लड़की का एक लवर हुआ करता था, जिसे ये बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उस सुअर के बच्चे के नाखून को सच्चा प्यार नहीं बचता है और उसने किसी और लड़की के लिए इस प्यारी बच्ची रिया को छोड़ दिया। और सभी लड़कियां भी रिया को इसकी लुक्स के लिए जज किया करती थी, इसे भला बुरा कहती थी। देख रहे इसका ब्रेकअप होने वाला है, 4 दिन नहीं टिकेगी इसके साथ। वो तुमने सही कहो, ये कितनी अगली है ना। और उसी दिन से रिया ठान लेती है कि अब ये दुनिया की सारी सुंदर कुड़ियों को खत्म कर देगी। बच के रहना गर्ल्स, रिया से बच कर रहना। इवन रिया ने अपने स्पेशल नोट में भी यही लिखा था कि इसे इस दुनिया की सारी सुंदर कुड़ियों को मारना है, जिसके बाद इसने इस दुनिया में काफी सारे ग्रुप्स भी ज्वाइन किए और सुंदर सुंदर कुड़ियों को मारती गई। पर ग्रुप के बाकी लोग इसकी जान के पीछे पड़ गए और उनसे बचते बचाते ये यहाँ तक पहुंची है। अब थोड़ी देर में इसे होश आ जाता है। सेका इसके पट्टी वट्टी लगाती है, इसकी मदद करती है, पर रिया को सेका पसंद नहीं आती है क्योंकि ये सुंदर है और सेज के पास जाकर बैठ जाती है। सेका रिया के लिए बहुत प्यार से खाना लेकर आती है। ये लो इसे खा लो। पर रिया इसे मारने के लिए अपने हथियार को ढूंढने लगती है। ऊपर से रीजू भी इस पर नजर रखे हुई थी, जिसने इसके सारे हथियार पहले ही ले लिए थे। अब सेज अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम सेज है, आपका नाम क्या है? रिया भी सेज से दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर डर जाती है कि इसका दोबारा से दिल ना टूट जाए। रिया का टारगेट सेका होती है, जिसे ये अकेले में ले जाने की कोशिश करती है। ये बहाना लगाकर कि इसे इसकी पीठ पर साबुन रगड़ना है, क्योंकि इसका खुद का हाथ नहीं पहुंचता है और इसे सेका की हेल्प लगेगी। सेका इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर ओका की फट जाती है और सामने आ जाता है। ओए सुअर के बच्चे, मुझसे दूर ही रहियो, अगली कहीं के तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तभी रीजू भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि सेका को रिया के साथ अकेले नहीं ले जाने देना चाहती थी और वो भी इसके साथ जाती है। तीनों नदी की तरफ निकल जाते हैं, पर हमारी गवार प्यारी छोटी बच्ची रिया को एक
स्वॉर्ड दे देती है। भाई कितनी बेवकूफ है यार ये, ताकि रास्ते में मॉन्स्टर्स को मार सके। मॉन्स्टर्स नहीं भाई, ये खुद मरेगी। अब ओका भी इनके साथ जाने का डिसाइड करता है, पर सेज इसे रोक लेता है। बालिकाएं नहा रही हैं सर, आप उनके साथ नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ ही रुकना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। पर तभी सेज नोटिस करता है ये ओका भाई अचानक से वाइब्रेट कर रहे हैं। दरअसल ओका अपनी फुल स्पीड से चक्कर लगा रहा होता है। एक सेकंड में ये सेज के पास होता है और दूसरे सेकंड में ये सेका और रिया के पास होता है, ताकि उन पर नजर रख सके, उनको नहाते हुए देख सके। ये देखकर सेज का दिमाग घूमने लगता है और ओका अपने मैजिक से इसे सुला देता है। और दूसरी तरफ रिया अपने मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है और सेका के द्वारा दी गई स्वॉर्ड इसी पर तान देती है। ओका और रीजो छुपकर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, पर रिया को कहीं न कहीं मालूम है कि जो कुछ भी ये कर रही है ये गलत है। हालांकि इसने गुस्से में ये ठान लिया था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और सेक्सी कन्याओं को मार देगी, पर अब इसे समझ में आ चुका है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पर इसके स्पेशल नोट की वजह से ये मजबूर है और खुद को ये सब करने से नहीं रोक सकती है। आपने अपने स्पेशल नोट में ये सब कुछ क्यों लिखा था? और रिया इसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि कैसे सुंदर कुड़ी ने इसे इसका बॉयफ्रेंड छीन लिया और इसे एक मीम मटेरियल बनाकर छोड़ दिया, और कैसे पिछले 6 महीनों से अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुन रही है, बिल्कुल मेरी ही तरह। गाइस मूव ऑन नहीं हो पा रहा, पर आज ये सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि अब मुझे सेज मिल चुका है जो कि मेरी बहुत परवाह करता है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और रिया सेका पर हमला कर देती है, पर रेजू इसे रोक लेती है। रिया अपनी स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी ओका इसका हाथ पकड़ देता है और अपनी स्वॉर्ड से इसका दूसरा हाथ भी काटने ही वाला होता है कि तभी सेका की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और एक प्यारी बच्ची ट्रांसफॉर्म होकर एक एंजल बन जाती है। देखो तुम्हें ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला, आप बस अपना बदला लेना चाहती हैं। आज आपको बदला लेकर संतुष्टि मिल जाएगी, पर कल को बस आपको अफसोस ही होने वाला है। इसलिए प्लीज उन सभी को माफ कर दीजिए जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है या आपका मजाक उड़ाया है। उन सभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और बदले की भावना से सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी। अब सेका के हाथ से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ये रिया का कटा हुआ हाथ वापस से ले आती है। यहाँ तक कि ओका ऑलमाइटी गॉड ये खुद भी ऐसा नहीं कर सकता है, और ये ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि इसने अपने स्पेशल नोट में लिखा हुआ था कि जब भी इसके दोस्त मुसीबत में होंगे तो सेका एक एंजल बनकर हमेशा उनकी मदद करेगी। पिछली लाइफ में सेका के चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान था और इसकी एक आंख खराब थी, इसलिए सेका को उस दर्द के बारे में मालूम है जब आपके पास एक टांग या हाथ ना हो, जो कि हर किसी के पास नॉर्मली होता है। रिया भी सेका के दर्द को समझ पाती है और रिया अपनी स्वॉर्ड लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। रीजो इसका पीछा करती है और सेका बेहोश होकर दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और दूसरी तरफ रिया एक पेड़ पर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके कुछ लिखती है, जिसके बाद उसी स्वॉर्ड से अपनी आंख को फोड़ने वाली थी, पर तभी ओका यहाँ पर आ जाता है और इसे रोक देता है। दरअसल ये अपनी आंखों को फोड़कर खुद को अंधा करना चाहती है, क्योंकि फिर ये ना ही सुंदर लड़कियों को देख पाएगी और ना ही उन्हें मारने का भूत सवार होगा। ओका भैया इसे समझाते हैं और इसके सामने एक ऑफर रखता है कि अपनी शक्तियों का यूज करके रिया को अंधी कर देगा और जब चाहे अपनी आंखों की रोशनी को वापस भी लेकर आ सकती है। रिया इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और खुद को अंधा करवा लेती है। चलो भाई सुधर तो गई है आखिरकार। इस तरफ से कभी होश में आ जाती है। ओका इसके पास आता है और ओका इसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे तुम एक एंजल बन गई थी और तुमने रिया का हाथ ठीक कर दिया और उसे सही रास्ता दिखाया। ये सुनकर प्यारी बच्ची खुश हो जाती है। पर तुम्हारी ये ताकत काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें इसे छुपा कर रखना होगा, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, वरना सभी लोग अपने फायदे के लिए तुम्हारी जान के पीछे पड़ सकते हैं। और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत होगी तो ये ओका सिंगटिलो आपकी मदद में हमेशा हाजिर रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया। और ओका की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर अगर ओका ने इसे अभी टच कर लिया तो इसका केमिकल लोचा हो जाएगा और ओका हैंड शेक कर लेता है और इसे बहुत ज्यादा पेन होता है। पर इस सेका को निराश नहीं करना चाहता था। यार ये दिल कितना बड़ा है भाई इसका, बिल्कुल इसके शरीर की तरह। अगले दिन ओका सेज को रिया के बारे में बता देता है, जिसने उस पेड़ में सेका के लिए एक मैसेज छोड़ा था। तुम्हारा शुक्रिया सेका, मेरा ये जख्म भरने के लिए। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके बाद ये लोग वेलेरिया सिटी की तरफ अपने सफर को जारी रखते हैं और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब रात में सेका और सेज सो रहे होते हैं। ओका रीजू से पूछता है क्या इसे सेका की एंजल वाली फॉर्म के बारे में पहले से मालूम था क्या? नहीं, उसने ऐसी कोई ताकत के बारे में जिक्र नहीं किया था, जिसका मतलब है कि उसने खुद इन ताकतों को अनलॉक किया है। मैंने तो लगता है कि सेज एक न एक दिन राजा जरूर बनेगा, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है, वो जुनून है, ये कुछ भी कर सकता है। और जैसा कि क्यूशिरा ने बताया था, उसका एक रीइंकार्नेटेड साथी भी प्रमोशन लेकर किंग बन गया है। वैसे भी सेज काफी अच्छा और काइंड इंसान है। अगर वो राजा बन जाता है तो सेका जैसे इनोसेंट और बेवकूफ लोग इस दुनिया में आराम से सेफ रह पाएंगे। ओका सर आपका शुक्रिया मेरे बड़े भैया सेज पर भरोसा करने के लिए। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। चलते चलते ये लोग वेलेरिया सिटी के करीब आ जाते हैं, पर उससे पहले इन सभी को इन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना होगा। हमारे तीनों हीरोज लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सेज अभी भी अपने जूते की बस लेसिस ही बांध रहा होता है, वो भी उन शूज के जिनमें लेसिस है ही नहीं। क्या है भैया, सेका आगे पीछे कुछ नहीं देखती है और बस अंधे गवारों की तरह मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल पड़ती है आंखें बंद करके। पीछे से ओका जल्दी से एक विंड शील्ड क्रिएट करता है, वरना एक गॉब्लिन्स अभी इस गवार लड़की की चटनी बना देते। इधर सेज खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है और यहाँ पर ओका को याद आता है कि अगर सेज अभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो इसके नए कपड़े फट जाएंगे। इस बंदे को अपनी जान से ज्यादा सेज के नए कपड़ों की फिक्र हो रही है और सेज को भी इस बात के बारे में रियलाइज हो जाता है और भाई अपने नए कपड़ों को उतार देते हैं। मस्त बैठकर फोल्ड करता है। यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स इनको मारने के लिए आ रहे हैं, पर इस बंदे को अपने कपड़े फोल्ड करने के बारे में ज्यादा पड़ी है। लगता है अपनी अक्ल बेचकर ही इस नए कपड़े खरीदे होंगे। जब तक सेज ट्रांसफॉर्म होता है ये तीनों आगे बढ़ते हैं और एक टूटे हुए टावर पर चढ़ जाते हैं। मॉन्स्टर्स भी टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी ओका सेका को अपनी गॉड की ब्लेसिंग्स देता है, जिसका यूज करके सेका बहुत आसानी से इन सभी मॉन्स्टर्स से लड़ पाती है। ओका भी अपने खुद के मड मॉन्स्टर्स जनरेट करता है, जो कि छोटे गॉब्लिन्स को आसानी से रोक लेते हैं। और यहाँ पर सेज
सेज फाइनली एल्डीन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अपनी टॉप स्पीड से मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ता है। पर भाई क्या ये चोर बाजार से खरीदे हैं इसने पंख यूज कर पंख होते हुए भी दौड़ के जा रहा है। अब एल्डीन अकेले ही मैदान में उतर जाता है और इन सभी मॉन्स्टर्स की छुट्टी कर देता है। पर तभी इसके पीछे 10 गुना बड़ा एक रॉक मॉन्स्टर आ जाता है। पर सेज अपना रेड कटर अटैक यूज करता है और इस अटैक से ये मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है और अकाल कुछ और ही हो गया। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए सेज अपने पंखों का यूज करता है और किसी एंजल की तरह उड़ते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। अब शाम हो जाती है और अपने सफर को जारी रखते हैं और सेका एल्डीन के बारे में पूछती है सेज से। बेचारी छोटी बच्ची को अभी तक यही नहीं मालूम कि एल्डीन और सेज एक ही हैं और सेज भी झूठ कह देता है। काश मैं भी उससे मिल पाता। वो कितना कूल है ना। चलते चलते हमारे हीरोज फाइनली वेलेरिया सिटी पहुंच जाते हैं। ये शहर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि एरिया सिटी में भी नहीं है, जैसे कि एक चर्च और उसी के एक जस्ट साइड में एक जॉब सेंटर। ओ यार इत्थे भी हुण 9 to 5 करना पड़ेगा वरना 2 वक्त की रोटी कैसे खाऊंगा। और एक सेकंड सानू की मैं तो चावल खाना। और यहाँ पर इन्हें कुछ अजीब पोकेमॉन्स भी दिखते हैं बिल्कुल ओका की तरह, जो कि सेका को क्यूट लगते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग 2.5 किलो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं पर ओका को एक भी नहीं देते हैं। ओका को ये बात तो अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर आज कमाएगा तो कल बैठ के खाएगा, समझा मेरी जान। इसलिए इन्हें जॉब तो करनी ही पड़ेगी। ओका अपने ऑलमाइटी पावर्स का यूज करके अपने दोस्तों के लिए एक इजी इनकम सोर्स तैयार करना चाहता है, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। शाम को ये लोग होटल में रेस्ट करते हैं और सेज बताता है कि इसने कुछ आम लोगों से बातचीत की कि यहाँ पर पैसे कैसे कमाए जाते हैं और हर व्यक्ति ने एक ही उत्तर दिया, बंधुआ मजदूरी 9 to 5 करके। ये सुनकर ओका परेशान हो जाता है कि इसे यहाँ पर भी कॉर्पोरेट मजदूरी करनी पड़ेगी। वैसे तो मजदूरी करके भी ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और साथ ही ये लोग मॉन्स्टर्स को मारकर भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं जिन्हें मारने की रिक्वेस्ट की गई हो। ओका को रिक्वेस्ट में काफी नॉर्मल जॉब्स दिखती हैं जिनकी सैलरी भी नॉर्मल ही थी, पर कुछ जॉब्स ऐसी थी जिनके बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे, जैसे कि एक जासूस की जॉब जिसकी सैलरी 50,000 रुपए थी और कचरा साफ करने वाले की ऑलमोस्ट 1 लाख। और सेज कहता है ओका सर जी क्यों ना हम लोग कसीनो चले। ओ पाजी आराम ना, मैंने जुआ हुआ नहीं खेलना। अपनी पिछली लाइफ विच मैं वैसे ही सब कुछ हार गया था। सेज कसीनो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि शहर के लोग तो गरीब हैं, पर कसीनो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही मिलेंगे। और सेज पता करना चाहता है कि वो लोग लेटे लेटे इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। अगले दिन ये लोग कसीनो जाते हैं और यहाँ की गेम्स को देखकर छोटे बच्चे का दिमाग ही हिल जाता है और इसके घुटने दर्द करने लगते हैं। एक वेट्रेस ओका को ड्रिंक्स देती है, वैसे देना तो नहीं चाहती थी इसकी शक्ल को देखकर, पर इसकी मजबूरी है भाई, जॉब तो करनी है। अब ओका को समझ में आ जाता है कि अपनी भालू सी शक्ल को लेकर यहाँ पर आ तो चुका है, पर यहाँ पर इसका कोई भी काम नहीं है। इसे चोर जैसी शक्ल से कोई बात करना ही नहीं चाहता है और अपना सेज आते ही काम पर लग जाता है। और रीजू भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और यहाँ पर गवार छोटी बच्ची जितने पैसे लगाती है सारे ही हार जाती है, पर फिर भी इसे कोई गम नहीं है क्योंकि हम सबको तो मालूम ही है भाई कितनी अमीर है ये। तभी कसीनो का मैनेजर यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम काजिता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप काफी ज्यादा अमीर लग रही हैं छोटी बच्ची। आपके चेहरे से ही आप किसी अमीर ज़ादे की लड़की लगती हो। मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ। पर ओका भी इसके साथ जाना चाहता है क्योंकि इस छोटी बच्ची में दिमाग नाम की तो चीज ही नहीं है। काजिता को लगता है कि ओका इसका बॉडीगार्ड है तो इसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। अब काजिता सेका की तारीफ करने लगता है। मैडम जी आपकी खेलने के अंदाज से मुझे पता चल गया था आप कितनी ज्यादा अमीर हैं। आप जैसे कस्टमर्स तो मेरे फेवरेट हैं। और मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, द एक्स्ट्रा स्टेज पास। इसकी मदद से आप खेल सकते हैं वो गेम्स जो कि फटीचर लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे तो हम इसके 30,000 रुपए लेते हैं, पर खास आपकी इस खूबसूरती को देखकर आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। आपसे हम लेंगे सिर्फ 20,000 रुपए। छोटी बच्ची चने के झाड़ पर चढ़ तो जाती है, पर इस बार अपने दिमाग का भी यूज करती है और ओका से पूछती है कि इसे क्या करना चाहिए। हमें एक बार से जैसे इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगली बार अपने दोस्तों को भी जरूर लेकर आएगा। यहाँ से निकलते ही सेका सेज के पास चली जाती है और ओका रीजू के पास। रीजू काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि इसने काजिता के स्टैट्स को देख लिया था। काजिता ने अपने स्पेशल नोट्स में लिखा हुआ है कि मैं कभी भी बेवकूफ नहीं बनूंगा और अमीरों को बर्बाद कर दूंगा। उनसे उनका सब कुछ छीन कर उन्हें नर्क में भेज दूंगा। अब रात को दोबारा से पंचायत बैठती है और ओका बताता है कि काजिता बहुत ही हरामी इंसान है, उसे लोगों का दिल जीतना अच्छे से आता है। वो बंदा बड़ा खतरनाक है, मिठिया मिठिया गल्ला करता और किसी को भी फंसा सकता है। अरे एक सेकंड भाई, ये तो मेरी एक्स की बात हो रही है। साथ ही सेज ने भी कुछ लोगों से बात करी और एक बंदा ऐसे बताता है कि इसके किसी दोस्त ने वही ज्यादा सैलरी वाली डिटेक्टिव की जॉब ली थी, पर अचानक एक दिन वो दोस्त गायब हो गया। काई अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उसके घर भी गया, पर उस एड्रेस के ऊपर कोई घर था ही नहीं, न ही उसके किसी फैमिली मेंबर के बारे में पता चला। पुलिस ने भी मिसिंग रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। ये सब ऐसा था जैसे कि उस दोस्त का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया गया हो। रीजू भी बताती है कि इसे एक अजीब चीज मिली है। इसे बैक एंट्रेंस पर एक बंदा मिला जो कि कुछ लेकर जा रहा था, पर रास्ते में जाते हुए उसने कुछ गिरा दिया था और रीजू ने जब उसे पास से देखा तो वो एक इंसान की उंगली थी। पता नहीं है काजिता कसीनो के नाम पर क्या क्या कर रहा है। छोटी बच्ची डिसाइड करती है मैं इस काजिता को छोड़ूंगी नहीं, उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। और इन तीनों को इसकी चिंता होने लगती है, पर यही एक तरीका है जिसके थ्रू ये लोग काजिता के पास जा सकते हैं। अब रात में ये लोग टेरिस पर आ जाते हैं और रीजू बताती है कि काजिता की स्पेशल पावर्स किसी के झूठ बोलने से एक्टिवेट होती हैं, तो जब ये लोग उससे मिलने जाएं तो ज्यादा मुंह ना चलाएं और उसे छोटी बच्ची को भी समझा बुझा कर लेकर जाया जाए, वरना अगली उंगली उस छोटी बच्ची की ही मिलेगी। अगले दिन हमारे हीरोज अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। कसिनो एंटर करते ही इन्हें काजिता मिल जाता है जो कि इन्हें अपने साथ वीआईपी रूम में लेकर जाता है और यहाँ की वाइब्स बहुत ही मिलियनेयर वाली होती है। सेका का तो दिल ही खुश हो जाता है। यहाँ पर कस्टमर्स से ज्यादा स्टाफ्स होते हैं और यहाँ का एक एम्प्लॉय काटो काफी ज्यादा नर्वस होता है, पर सेका को सभी रूल्स को समझाता है और एक एम्प्लॉय इन दोनों के बीच ये सारी कन्वर्सेशन को नोट कर रहा था। और तब तक काजिता ओका से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने
की कोशिश कर रहा था, पर अपने ओका भैया दिखने में भले ही पागल और चोमू लगते हो, पर इसके पास छोटी बच्ची से तो ज्यादा ही दिमाग है और काजिता को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अब काजिता सेका को एक मॉन्स्टर बैटल के बारे में बताता है जिसे सेका को जरूर खेलना चाहिए। तभी काजिता को कुछ काम आ जाता है और यहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर एक बहुत अजीब सा मोटा सा आदमी गुजरता है जो कि दिखने में ओका के पुराने बॉस के जैसा लग रहा था और इसके पास दो मस्त मस्त क्यूट कुड़ियां भी होती हैं। और यहाँ पर सेका रूल्स पूछ कर काटो का दिमाग खाती जाती है और ओका पेट खराब होने का बहाना देकर यहाँ से चला जाता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल्स का यूज करके बैटमैन बन जाता है और काजिता का पीछा करने लगता है। साथ ही में ओका अपने डायमेंशन मैजिक का यूज करके सेका पर नजर भी रख रहा है जो कि अभी काटो का दिमाग चाट रही है। तुम मुझे रूल्स को नहीं समझा पा रहे हो। मैम आपको इतनी बार तो बता दिया, समझ नहीं आ रहा आपको? तुम बहुत बुरे हो। अच्छा सॉरी, दोबारा समझा लेता हूँ। यहाँ काजिता एक मूर्ति के सामने आ जाता है और अपने मरे हुए माता पिता से बात करता है कि कैसे ये हर दिन इनकी मौत का बदला ले रहा है। दरअसल काजिता जन्म से ही गरीब हुआ करता था पर इसके माँ बाप ने इससे हमेशा यही सिखाया कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि इन्होंने अपने घर के पूरे पैसे नहीं भरे थे इसलिए एक दिन रियल एस्टेट वालों ने इनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जिसमें काजिता के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। और उस दिन के बाद से काजिता ठान लेता है कि अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेकर रहेगा। कुछ सालों में काजिता ने अपना बदला ले भी लिया जिसके बाद खुद को मारने ही वाला था, पर तभी इसे मौका मिला एक दूसरी दुनिया में जाने का। और यहाँ भी इसने यही देखा कि अमीर लोग गरीबों को लूटते हैं, उनका हक मार लेते हैं और उनके साथ गलत किया जाता है। इसलिए काजिता हर एक अमीर इंसान को बर्बाद करना चाहता है। तभी काटो यहाँ पर आ जाता है। सर सेका यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि वो बोर हो रही है। सेका को फंसाने के लिए तुम्हें अपना टैक्टिक नंबर 13 यूज करना है। क्या तुम्हें प्लान समझ आ गया? जी सर, जी समझ आ गया सर जी। पर काजिता को पता चल जाता है कि ये दूसरा बंदा झूठ कह रहा है और काजिता इसकी सारी एनर्जी को चूस कर इसे एक मम्मी बना देता है। ये देखकर काटो की फट जाती है। तभी एक दूसरा बंदा यहाँ पर आता है और इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है। ऊपर से ओका भी ये सब कुछ देख रहा था चमगादड़ बनके। ये कचरा साफ करने के काम में इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? 50,000 भाई, वो भी कचरा साफ करने के। सो टैक्टिक नंबर 13 ये है कि आज लोग सेका को हर एक गेम जीतने देंगे ताकि उसका लालच बढ़ जाए और इसे जुए की लत लग जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सेका लगातार जीतते जा रही थी और ऐसे ही जीतते हुए इसके पास 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तभी काजिता यहाँ पर आता है और सेका को मॉन्स्टर्स बैटल के बारे में बताता है जिसमें इसे और भी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर मॉन्स्टर्स की लड़ाई होती है और इन पर सट्टा लगाया जाता है। मैडम जी, ये एक ऐसा गेम है जिस पर लोगों की जान लगी होती है। आप इसमें बोर नहीं होने वाली। और तुम्हें ये मॉन्स्टर्स मिले कैसे? मैंने ऐसे मॉन्स्टर्स बाहर तो नहीं देखे। जी सर, इन मॉन्स्टर्स को स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करके कसिनो के अंदर ही बनाया गया है। सेका को इन मॉन्स्टर्स से डर लगता है और सभी लोग वापस जाने लगते हैं। तभी सेका नोटिस करती है कि काटो को चोट लगी है। अपने ओका भैया तो समझ जाते हैं कि काजिता ने इसकी कुटाई की है। अब सेका अपनी हीलिंग पावर्स का यूज करती है और इसकी चोट को ठीक कर देती है। ये देखकर काटो को बुरा लगता है कि ये सेका जैसी एक अच्छी और मासूम लड़की के साथ धोखा कर रहा है और काटो इसे जल्द से जल्द यहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि सेका की जान खतरे में है। ओका इसे भी साथ चलने के लिए कहता है पर काटो यहाँ से नहीं जा सकता है वरना काजिता इसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। पर सर मुझे उम्मीद है कि एक दिन एक सफेद घोड़े पर एक राजकुमार जरूर आएगा और मुझे इस कैद से आजाद करके ले जाएगा। तभी राजकुमार आ भी जाता है यानी कि अपना सेज, और सफेद घोड़े पर नहीं लिफ्ट से आता है। और ये देखकर काटो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और रो पड़ता है और सेज काटो को समझाता है। पर काटो सभी सट्टेबाजों को बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तभी सेका भी अपनी एंजल वाली फॉर्म में आ जाती है और इन सभी को अपना नाम एल क्लोन बताती है। इसकी एक फ्रेंड सेका ने इससे हेल्प मांगी थी इसलिए ये यहाँ पर आई है। सेज के साथ रह कर इसका दिमाग खराब हो चुका है, संगति का असर। और तभी एक और सुपर हीरो डीमन गर्ल यहाँ पर आ जाती है। ओका समझ जाता है कि ये रीजू ही है पर इससे पहले कि इसका मुंह खुलता डीमन गर्ल ओका भैया को चुप करा देती है। क्या है भाई, ये एक से बढ़कर एक नमूने भरे हुए हैं एनीमे में। सभी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है पर हमारी आलू की बोरी अभी तक वैसी ही है, मोटी और बदसूरत। ये लोग काटो को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहते हैं क्योंकि उसका जिंदा रहना जरूरी है काजिता की काली करतूतों को सबके सामने लाने के लिए। जिसके बाद ये चारों काजिता के पास जाने लगते हैं और ओका अपने सभी दोस्तों से कहता है काजिता को मेरे हवाले कर दो, अनुता मैं देख लूंगा। भले ही उसे बदला लेना था और इसके माँ बाप के साथ गलत हुआ पर इन सभी में उसने मासूमों की भी जान ली है और इस चीज का उसे जरा भी पछतावा नहीं है। काजिता अपनी बदले की आग में इतना अंधा हो जाता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। काजिता के पास पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि इसने ओका के पुराने वाले बॉस को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है। साथ ही में इसने अपने एक और साथी की जान ले ली है जिसकी वजह से उसकी हीलिंग पावर्स इसे मिल चुकी है और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से काजिता लोगों को मारने से पहले जरा सा भी नहीं हिचकिचाता है। ओका उस कद्दू को बचाने जाता है यानी कि अपने बॉस को। तब तक ये तीनों काजिता से लड़ने के लिए जाते हैं पर तभी काजिता सारे लाइट्स ऑफ कर देता है और एक अनाउंसमेंट होती है। तो अब यहाँ पर राक्षसों की लड़ाई शुरू होने वाली है। जिसके बाद एक बड़े से पिंजरे से एक 3 सर वाला ड्रैगन बाहर निकलता है और ड्रैगन आते साथ ही हमारे सुपर ह्यूमन नमूने हीरोज पर हमला कर देता है। पर रीजू सामने आकर इसके हमले को रीडायरेक्ट कर देती है। पर यहाँ पर ओका ने भी इस दूसरी आलू की बोरी को बचा लिया है और वे मॉन्स्टर हवा में जाकर इन पर हमला करता है। ये लोग जैसे तैसे खुद को बचा लेते हैं। रीजू और सेज तो फाइट कर ही लेते हैं पर छोटी बच्ची बस खड़ी रहती है और मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है पर वक्त रहते रीजू इसे बचा लेती है। जिसके बाद सेज इस मॉन्स्टर के नीचे जाकर अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है और इसे हरा देता है। पर इस दौरान सेज घायल हो जाता है और सेका अपनी हीलिंग मैजिक से इसे हील करती है। ओका भी अपने बॉस को बाहर छोड़कर आ जाता है पर तभी एक और अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स अपने पिंजरे से बाहर आ जाते हैं और ये सभी मॉन्स्टर्स 200 से भी ज्यादा लेवल के होते हैं। ओका अपनी स्किल्स का यूज करता है और इन सभी मॉन्स्टर्स को कमजोर कर देता है ताकि इसके दोस्त
दोस्तों को लड़ने में ज्यादा परेशानी ना हो, ओका काजिता के साथ लड़ने जाता है। तब तक ये तीनों इन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हैं। काजिता एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये सारा नजारा देख रहा होता है और इसे ये मौत का नंगा नाच देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी ओका इसके पीछे आ जाता है और काजिता बिना देखे ही इस पर चाकू से हमला कर देता है, पर ओका भैया भी इसके अटैक को अपने हाथों से ही रोक देते हैं। काजिता लगातार ओका पर हमला करता है, पर ओका बहुत ही आसानी से इसके सभी हमलों को डॉज करता जाता है। तुम अमीरों से इतनी नफरत क्यों करते हो? इंसान जब गरीब होता है उसमें दया, प्रेम, भावना, करुणा, सभ्यता, सहानुभूति, संवेदनशीलता इत्यादि सब कुछ होता है। पर जैसे ही लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं उनमें अहंकार आ जाता है। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही हिंदी बोल दी। और भाई तुम खुद ही देखो ना, जिन अमीर लोगों से तुम नफरत करते हो तुम खुद भी वही बन चुके हो। और काजिता को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी ओका इसे एक पंच मारता है और एक गरीबों का मसीहा दीवार में घुस जाता है और वहीं पर अटक जाता है और इसके मुंह से खून भी आने लगता है। अब काजिता अपना एक मैजिक स्पेल यूज करता है और एक अजीब से भद्दे से मॉन्स्टर को समन कर लेता है और ये वही मॉन्स्टर है जिसके स्टैचू के सामने काजिता अपने माँ बाप से बात कर रहा था और इस राक्षस का यूज करके ओका पर अटैक कर देता है। मर जाओ। इसे पूरा भरोसा होता है कि इसके इस हमले से इस आलू की बोरी के लेस के चिप्स बन गए होंगे, पर ओका भैया भी अपने नॉर्दर्न क्रॉस ब्लेजर्ड अटैक का यूज करके इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसके बाद अपनी तलवार से इस मॉन्स्टर पर बहुत सारे हमले करता है और मॉन्स्टर मर जाता है। ऐसी बेमिसाल ताकत को देखकर काजिता भी हैरान रह जाता है। तुम जैसे एक सुअर आदमी ने इतना बढ़िया अटैक कैसे कर दिया? मैं कोई मामूली सुअर नहीं हूँ, मैं द ग्रेट ऑलमाइटी गॉड सुअर हूँ। ये बात काजिता को हजम नहीं होती है और ओका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ओका भी इसे मारने के लिए तैयार खड़ा है और इसे बस मारने ही वाला होता है, पर तभी ऊपर से एक वेपन आता है और काजिता के आर पार हो जाता है और ऊपर बने उस पोर्टल से एक लड़की बाहर आती है जो कि हवा में उड़ भी सकती है और इसका नाम करीना है और काजिता से कहती है, काजू भैया आपने गलत किया, उस बंदे से अपना काम निकलवाया, फिर बेवजह ही उसे मारकर उसकी स्किल्स को भी चोरी कर लिया। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। पर मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तुमने ही तो कहा था तुम अपनी ही तरह एक नए ऑलमाइटी गॉड को देखना चाहती हो। ये सुनकर ओका हैरान हो जाता है कि इसके अलावा भी यहाँ पर एक ऑलमाइटी गॉड है। अब काजिता मर जाता है और ये लड़की ओका के पास जाती है, पर ओका टेलीपोर्ट होकर इससे दूर हो जाता है, पर ये लड़की ओका से भी ज्यादा तेज होती है। तुमने अपने ही साथी को क्यों मार दिया? जिस पर करीना ओका को ऑर्डनंग स्पेयर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी रीइंकार्नेटेड लोग हैं और इन सभी पर कोई भी कानून लागू नहीं होता है। दरअसल जब लोग रीइंकार्नेट होकर इस दुनिया में आते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं होती है और क्राइम्स करने लगते हैं और इन सभी लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, जिसकी एक मेंबर करीना भी है और इसका काम काजिता जैसे राह भटके लोगों को ठिकाने लगाने का है। तुम भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। मोटे, तुम्हारी शक्ल कितनी गंदी है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास बोनस पॉइंट्स का गोदाम भरा पड़ा है, इसकी वजह से ही तुम ऑलमाइटी गॉड बन गए थे, है ना? करीना को ये भी पता चल जाता है कि ओका ने एक सिग्मा बनने के लिए कुड़ियों से दूरी बनाने का एक रूल भी सेट किया हुआ है, या फिर ये कि ओका, मैं सच में बहुत ज्यादा अकेली हूँ। मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाता है, पर तुम भी तो मेरी तरह एक ऑलमाइटी गॉड हो ना, तो तुम मुझे अच्छे से समझ सकते हो। तो क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाएं? ओका, लिपी चोका। हाँ ठीक है पागल बच्ची, पर मैं तेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करने वाला, क्योंकि इस दुनिया में मेरा मेन गोल मेरे दोस्तों को रास्ता दिखाना है और हर सफर में उनकी मदद करना है। पर करीना को ये बात पसंद नहीं आती है। तो ठीक है, तुम करो अपने दोस्तों की मदद, मैं आऊंगी दोबारा से तुम्हारे रास्ते का कांटा बनकर। ये सुनकर ओका को गुस्सा आ जाता है, पर तभी काजिता हीलिंग मैजिक का यूज करके खुद को हील कर लेता है और दोबारा से जिंदा हो जाता है और ओवर स्मार्ट बनते हुए करीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर करीना इस बार इसे पूरी तरह से गायब ही कर देती है और इसका सिर्फ हाथ ही बचता है, जिसकी वजह से करीना का मास्क भी खुल जाता है और ओका के सामने शर्माने लगती है और अपना मुंह छुपाते हुए यहाँ से भाग जाती है। अब इसके जाने के बाद ओका अपनी स्पेशल स्किल्स का यूज करता है और पूरे कसीनो को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि सभी को ये लगता है कि काजिता की मौत मलबे के अंदर दब कर हुई है और किसी को भी करीना या ओका की पावर्स के बारे में पता ही नहीं चलता है। अभी लोग काजिता की काली करतूतों के बारे में सरकार के सामने प्रूफ कर देते हैं और इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ने और सच्चाई को सामने लाने के लिए इन सभी को बहुत सारा पैसा भी दिया जाता है इनाम के तौर पर। वही पैसा जो कि काजिता ने इलीगली कमाया था, पर सेज इस पैसे को लेने से मना कर देता है क्योंकि इसे काले धन का कोई भी लालच नहीं है, पर अपने ओका भैया लालची हैं और सेज को साइड में ले जाकर कहता है, उससे चुप पागल हो गया, इतनी बड़ी धनराशि हम कैसे छोड़ सकते हैं? 10.5 जन्म लग चुके तेनू, ऐना पैसा नहीं कमा सकता तो कदे होती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते। पर ओका के समझाने पर सेज पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ये लोग जमकर पार्टी करते हैं, मस्त मैगडी वगैरह खाते हैं और इन्हें सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए मिले थे और सेका ने अकेले ही कसिनो के अंदर 20 लाख रुपए जीते थे। अब इस सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी ज्यादा धनराशि का क्या किया जाए। गाइस चलो ना शॉपिंग करते हैं, मुझे ज़रा गुच्ची पराडा के कपड़े लेने हैं और नाइका पे तो मैंने ऑर्डर भी कर लिया, तुम लोग भी कर दो क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। सेका ये भी सजेस्ट करती है कि इन्हें म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़े पैसे लगा देने चाहिए और बाकी के पैसे का ये लोग हथियार वगैरह खरीद लेंगे। सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। अगले दिन सुबह ओका सेज को ऑर्डनिंग स्पेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और वो कैसे काम करती है। करीना जब वापस जा रही थी तो उसने अपना झंडा गिरा दिया था, जो कि ओका सेज को दिखाता है, पर इससे करीना के बारे में कुछ नहीं बताता है। तभी काटो यहाँ पर आ जाता है, जो कि काजिता की मौत के बाद इन्हीं के साथ काम करने लगा है और ये बताता है कि जिस मोटे कस्टमर को इन लोगों ने काजिता के चंगुल से बचाया था वो इन सभी को एज अ बॉडीगार्ड हायर करना चाहता है, क्योंकि उसे अपने गाँव पंजाब वापस जाना है और रिस्क नहीं ले सकता दोबारा से किडनैप होने का। हमारी टीम रॉकेट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, पर ओका को डर लगता है कि कहीं इसका बॉस इसे पहचान न ले, पर पहचानता तो तब जब इसे ठरकी बुड्ढे का ध्यान सेका की खूबसूरत
खूबसूरती से तो हटता। ये देखकर ओका को जलन होने लगती है। भाई शक्ल देखिए इसने अपनी, सुअर जैसी। नहीं मतलब इंसान को भाई अपनी शक्ल देख के प्यार करना चाहिए ना। अब सभी लोग अपने सफर को शुरू करते हैं और ऊपर से करीना भी ये सब कुछ देख रही होती है। चलते चलते रात तक ये लोग सेजेंट सिटी पहुंच जाते हैं और मिस्टर साकुरा, हमारे मोटा भाई, इन्हें शाही पकवान खिलवाते हैं और सेज साकुरा से भी उस झंडे के बारे में पूछता है, पर अपने मोटा भैया को उस झंडे के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगले दिन हमारे हीरोज मोटा भैया का काम धाम देखने के लिए उसकी कंपनी में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें इसका असिस्टेंट मारुति सुजुकी मिलता है, जो कि इन्हें सब कुछ बताता है। हमारा हथियारों का बिजनेस है, चाकू, छुरी, कील, तलवार, कुल्हाड़ी, फावड़ा इत्यादि, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार के हथियारों को बनाया जाता है। ये सारी चीजें देखकर सेका एक्साइटेड हो जाती है और ये सारे हथियार खरीदना चाहती है। निशाने पे तो भाई इसका एक भी नहीं लगता। अब सेज सुजुकी से उस झंडे के बारे में पूछता है। जी सर, एक बार 2 कस्टमर्स आए थे, उन लोगों ने इसी रंग के कपड़े पहने हुए थे और उन लोगों ने 1000 स्वर्ड्स का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं उनके घर भी गया था, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, मानो जैसे वो लोग गायब ही हो गए हो। अब रात में सेज और ओका भाईचारा ऑन टॉप के नाम पर 2-2 पैग मारने बैठते हैं और सेज बताता है कि ये अपनी खुद की एक कंपनी क्रिएट करना चाहता है, जिसका नाम होगा एनिमिटी, और उस कंपनी में उन लोगों को भर्ती करना चाहता है जिन्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिल पा रही है उनके स्पेशल नोट्स की वजह से, और उन्हें ऐसी जॉब्स को प्रोवाइड करेगा जिसमें उनकी स्पेशल नोट कोई रुकावट बन के सामने न आए। क्योंकि जैसा कि हम रिया के केस में देख चुके हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी अपने स्पेशल नोट के खिलाफ नहीं जा सकता है, और ये चीज लोगों की जॉब में रुकावट बन रही है। सेज रिया जैसी लोगों की हेल्प करना चाहता है, पर ओका इसके खिलाफ होता है, क्योंकि सेज के स्पेशल नोट में लिखा हुआ है कि यह हमेशा अपने दोस्तों का साथ देगा। तो अगर कोई साथी गलत काम भी करता है तो भी सेज उसे नहीं रोक सकता है। सेज पाजी, मैंने लगता थानू राजा जी बन जाना चाहिए। उसके बाद बस आपको कुछ भरोसेमंद लोगों को प्रेसिडेंट बनाना होगा, उसके बाद तुसी पूरी कंट्री पे राज करोगे। पर सेज इसे गलत वे में ले लेता है और डिसाइड करता है कि इसी तरह से अपनी कंपनी को स्टार्ट करेगा, और सबसे पहले ओका को ही इनवाइट करता है अपनी कंपनी में प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि सेज ओका पर भरोसा करता है। पर ओका इसे मना कर देता है, क्योंकि इस भाई ने खुद को श्राप जो दिया था इस महान हस्ती ने कि जैसे ही बंदा पैसे छुएगा तो पैसे ही गायब हो जाएंगे और सेज की कंपनी डूब जाएगी। और सेका की ईमानदारी और बेवकूफी ने सेज का दिल जीत लिया था, और अब तो सेज ओका को ही पार्टनर बनाना चाहता है। ओका भी मना नहीं कर पाता है और ये दोनों भाई तबाही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन ये दोनों रीजू और सेका को भी इस बात को बताते हैं और ये दोनों भी सेज को ज्वाइन कर लेते हैं। 1 महीने के बाद फाइनली सेज की कंपनी शुरू हो जाती है, और ये है इनका मैनेजर काए होशियो, वही कसिनो वाला बंदा जिसने सेज की हेल्प की थी। ओका और सेका कस्टमर्स से डील करते हैं, सेज पेपर वर्क संभालता है और रीजू लोगों का बैकग्राउंड चेक करती है कि वो लोग सच तो बोल रहे हैं ना और भरोसे के काबिल हैं क्या। धीरे धीरे इनका बिजनेस ग्रो करने लगता है और जरूरतमंदों को सच में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तभी एक लिया नाम की कस्टमर यहाँ पर आती है, पर लिया आते ही डर जाती है। राक्षस मैडम जी, ये कोई राक्षस नहीं है, ये हमारे चपरासी मतलब कि कर्मचारी हैं। लिया को अपने लिए एक जॉब चाहिए थी जिसमें इसकी स्पेशल नोट कोई रुकावट न बने। सेका इसे एक फॉर्म देती है और समझाती है कि कैसे वो रिया से मिली थी, जो कि अपने स्पेशल नोट की वजह से परेशान थी, पर फिर सेका और उसकी गैंग ने उसकी हेल्प की और उसे सही रास्ते पर लेकर आए। अब फॉर्म को फिल करने के बाद लिया सेका का हाथ देखती है। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि तुमने किसी को नहीं बताया है। ये सुनकर सेका चौंक जाती है कि भाई इसे कैसे पता। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तो बस हवा में तीर छोड़ा था। और लिया भी पिछले जन्म में काफी कमाल की ज्योतिष हुआ करती थी और इसका एक मोटा सेल्समैन टीचर भी हुआ करता था, और यहाँ पर ओका की ही बात कर रही है। ओका भी इसे पहचान जाता है, पर अभी लिया ओका को इस राक्षस वाले फॉर्म में नहीं पहचान पाती है। ओका ने इसे और इसकी सहेलियों को बहुत कुछ सिखाया होता है कि कैसे कस्टमर्स से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और ओका ने इसे हाथ पढ़ना और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी सिखाई थी, जिसमें से ज्योतिष पढ़ने में लिया का इंटरेस्ट आ गया और जॉब छोड़कर एक ज्योतिष बन गई, सिर्फ और सिर्फ ओका की वजह से। अब रात में रीजू और ओका टेरेस पर अकेले होते हैं और रीजू बताती है कि इसने ओका के साथ हुई उस झूठे इल्जाम के बारे में पहले सुना था कि कैसे उस लड़की ने इससे फंसाया, इसके पैसे लूटे और फरार हो गई, और उसने ना जाने कितने ही मासूम लोगों के साथ ऐसा ही किया और बाद में बच भी गई थी। पर रीजू को मालूम है कि इन सभी चीजों में ओका की कोई भी गलती नहीं है, इसे ओका पर पूरा भरोसा है। अब ये दोनों लिया का पीछा करते हैं और एक पेड़ में छुपकर उस पर नजर रखते हैं। लिया एक सुनसान जगह पर जाती है जहाँ पर इसे एक और छोटी बच्ची मिलती है, जिसने यहाँ पर रहने वाली एक बुढ़िया से 100 रुपए उधार लिए थे, क्योंकि उसका भाई बीमार था और ये बच्ची उसके पैसे नहीं चुका पाई, और अब ये गुंडे इसे बेचकर उन पैसों को निकालना चाहते हैं। ये बच्ची इन गुंडों को देखकर डर जाती है, जिसमें से इसका नाम काइडो है, वन पीस वाला नहीं गाइस, और इसके पास वही फ्लैग भी है, और ये बंदा एक वांटेड क्रिमिनल भी है। ये बच्ची झुककर इनसे रहम की भीख मांगती है कि इससे थोड़ी और मोहल्लत दे दी जाए। तुम्हें और समय नहीं मिलेगा। रीजू इसके स्टैट्स देखती है और बताती है कि इसका लेवल 181 है, और इसकी स्पेशल नोट में लिखा हुआ है कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी की जान से भी ज्यादा। जो भी मेरे पैसे खाएगा मैं उसे धरती पर ही नर्क दिखा दूंगा, मैं किसी भगवान में नहीं मानता। लिया काइडो से इस बच्ची को खरीद लेती है और पैसे मिलने पर काइडो चुपचाप इस बच्ची को लिया को सौंप देता है। लिया इस पर सप्रेस मैजिक यूज करती है और इसे घर भेज देती है, पर ओका रीजू को इस बच्चे के पीछे भेज देता है। अब लिया काइडो से उस दूसरे बच्चे को भी खरीदना चाहती है। वो तो कब का मर चुका है। पैसों के चक्कर में मॉन्स्टर्स को मारने गया था, पर बेचारा खुद ही मर गया और ऊपर से मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए। काइडो लिया को ऑर्डनिंग स्पीयर ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है, पर लिया साफ मना कर देती है और यहाँ से घर निकल जाती है, क्योंकि ज्यादा ठंड में इसकी स्किन ड्राई हो जाएगी। घर जाकर लिया बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि ये उस दूसरे बच्चे को नहीं बचा पाई। ओका और सेका भी इसे दूर से देखते हैं। अगले दिन शहर में मेला लगता है और ये दोनों कामचोर काम को छोड़कर मेले में घूमने जाते हैं। घूमते घूमते सेका को एक गेम दिखाई देती है, जिसे जीतने वाले को प्राइज भी मिलता है। सेका पूरे जोश के साथ
साथ गेम में उतर जाती है। और इसके निशाने का तो हम सभी को अच्छे से मालूम ही है कितने ज्यादा सटीक और एक्यूरेट होते हैं। और तभी करीना यहाँ पर आती है, जिसे देखकर ओका हक्का बक्का रह जाता है। भाई क्या किस बात का गॉड है यार, ये कितना डरता है यार। करीना एक ही बार में सीधा सेंटर पर निशाना लगाती है और प्राइज जीत लेती है और उस प्राइज को सेका को दे देती है ताकि उससे दोस्ती कर सके। पर सेका थोड़ा सा हिचकिचाती है क्योंकि इसे करीना पर शक हो जाता है। जिसके बाद ये लोग परेड देखने जाते हैं। करीना सेका को बताती है, ये सेका, क्या तुम्हें मालूम है मैं ऑलमाइटी गॉड से मिल चुकी हूँ, तुम भी मिल सकती हो एक फीमेल गॉड से। ये सारी बातें सुनकर ओका परेशान हो जाता है। अब इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। सेका खाना ऑर्डर करती है और तब तक ही करीना इस आलू की बोरी का दिमाग खाती है। देखिए गाइस, अगर ये ओका किसी भी लड़की को किस करेगा तो वो तो मर ही जाएगा। वैसे ही अगर करीना भी किसी को किस करेगी तो ये भी पिघल कर गायब हो जाएगी और ये ओका के प्यार में पिघलना भी जाती है। अजीब लड़की है भाई, शायद इसे ओका भैया के आलू पसंद आ गए हैं। पर ओका इसे साफ मना कर देता है। पर ये ओका को सेका की धमकी देने लगती है। देखो ना सेका कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल मासूम सी, इनोसेंट सी, गंवार छोटी बच्ची जिसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, जिसने कभी बुरा वक्त भी नहीं देखा। सोचो उसे सफेद कागज को मैं इतना ज्यादा गंदा कर दूं कि तुम भी उसे पहचान ना पाओ, मैं उससे उसकी दोस्त लिया को छीन लूं तो। अभी सेका यहाँ पर आ जाती है और करीना यहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ शहर में वही रात वाली बच्ची अपने भाई के साथ यहाँ पर मेले में आ चुकी है और लिया को शुक्रिया अदा करना चाहती है इनकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। लिया सेका के पास आती है और अपनी एप्लीकेशन को हटवाना चाहती है क्योंकि इसे लगता है कि एक अच्छी इंसान नहीं है। पिछली लाइफ में जब ओका के साथ वो कोर्ट वाला केस हुआ, उसकी इज्जत चली गई, जॉब चली गई, उसका नाम मिट्टी में मिल गया, तब लिया को ये सारी चीजें देखकर बहुत बुरा लगा क्योंकि ये पर्सनली जानती थी कि ओका ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल भी छिछोरा नहीं है और असलियत सामने आने पर उस लड़की को भी सजा नहीं दी गई। इसलिए लिया ने कानून को अपने हाथों में ले लिया और उस लड़की का खून कर दिया जिसने ओका पर इल्जाम लगाया था। जिसके बाद खुद को भी मारने ही वाली थी पर उसी वक्त टेलीपोर्ट होकर इस दुनिया में आ गई और इसने अपने स्पेशल नोट में लिखा था, ये बहुत बुरी इंसान है, इसने गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना था। क्या यहाँ पर कोई भगवान नहीं है क्या? और अगर है तो मेरे सामने आओ ना, मुझे समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो। भगवान बनकर ना सही, एक इंसान बनकर सफेद घोड़े में आकर लिया ने पहले लोगों के साथ बहुत बुरा किया पर इस दुनिया में ये अपनी सभी गलतियों को सुधारना चाहती है पर फिर भी उस बच्चे को नहीं बचा पाई। इसलिए ये खुद को एक अच्छा इंसान नहीं समझती है। सेका इसे रोकती है और समझाती है, एक्सक्यूज मी लिया, ये मैटर नहीं करता कि किसी ने कितनी ज्यादा गलतियाँ की हैं और उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए थी, पर मैटर ये करता है कि क्या वो उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहा है और क्या एक बेहतर इंसान बन रहा है कि नहीं। आपने यहाँ पर आकर लोगों की हेल्प करी और एक बेहतर इंसान भी बनी है और बस यही तो मैटर करता है। तभी उस बच्ची का भाई यहाँ पर आता है और बताता है कि इसकी बहन को काइडो ने दोबारा से किडनैप कर लिया है और यहाँ पर इन लोगों से हेल्प मांगने आया है। लिया इन सभी को यहीं पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि खुद जाकर काइडो की बैंड बजाना चाहती है। पता नहीं भाई क्या है इसको, बच्चा चोर साला बार बार उसी बच्ची को किडनैप कर लेता है। लिया अपनी स्पेशल स्किल्स का यूज करके यहाँ से गायब हो जाती है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही कूल स्किल है। ओका और रीजू भी लिया का पीछा करने के लिए कंपनी से बाहर जाते हैं पर जैसे ही बाहर कदम रखते हैं तो एक मैजिक सर्कल के अंदर गिर जाते हैं जो कि करीना ने बनाया था। इस करीना का गाइस बस एक ही मकसद है, सेका के दिल में खुद के लिए नफरत पैदा करना क्योंकि उसका इतना ज्यादा साफ दिल देखकर इसे जलन होती है और इसका प्लान है कि ये आज लिया को मार देगी जिससे कि सेका इससे नफरत करने लगेगी। पर ओका और रीजू इसके रास्ते में ना आ जाए इसलिए इन्हें शहर के बाहर छोड़ देती है। अब रीजू ओका को बताती है कि इसका असली नाम करीना नहीं है, इसका असली नाम रिको शिरातोरी है और ये क्योको की जुड़वा बहन है और शायद इसे लिया से अपनी बहन की मौत का बदला लेना है ओका। अब ये दोनों भी काइडो के पास जाने लगते हैं और यहाँ पर लिया काइडो के सामने आ जाती है और काइडो से पूछती है कि भाई तुझे इतना रोकड़ा दे तो दिया था तो अब क्या दिक्कत आ रही है, अब क्या बीमारी है तुझे? फिर बच्ची को उठा लेकर आ गया और काइडो को ऐसा करने के लिए करीना ने ही कहा था ताकि ये लिया को यहाँ पर बुला सके। करीना काइडो को उसके पैसे दे देती है जो कि पूरे नहीं थे पर काइडो फिर भी चुपचाप पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। लिया भी उस छोटी बच्ची को घर भेज देती है और करीना सेका के बारे में जिक्र करती है लिया को। तुम सेका को कैसे जानती हो? देखो सीधी सी बात ये है, मुझे उस गवार सेका से जलन होती है क्योंकि उसके पास द ग्रेट ऑलमाइटी गॉड ओका है और मुझे ओका पसंद है। पर हमारे ओका भैया सिग्मा है, इसे मुंह भी नहीं लगाते हैं और ये करीना सेका को चोट पहुंचाना चाहती है। अब काइडो अपने साथियों के साथ डिस्कस करता है कि काजिता इतनी आसानी से कैसे मर गया, उसे बस करीना ही मार सकती थी और अगर इन लोगों ने उसका कुछ नहीं किया तो अगला नंबर इनका भी हो सकता है। यहाँ पर करीना लिया को बस मारने ही वाली होती है कि तभी काइडो यहाँ पर आ जाता है। तब तक ये करीना से निपटता है और लिया मौका देखकर यहाँ से गायब हो जाती है और काइडो उसके पीछे अपने बंदों को छोड़ देता है क्योंकि लिया भी इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। लिया थोड़ा सा दूर आकर चैन की सांस लेती है और तभी हमारे सेज भैया अपनी एल्डिन फॉर्म में यहाँ पर आ जाते हैं और अपने साथ सेका को भी लेकर आया था। लिया सेका को यहाँ से भागने के लिए कहती है, उस करीना का मेन टारगेट तुम हो सेका, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। पर सेका भागने से मना कर देती है और कायरों की तरह यहाँ से भागना नहीं चाहती है क्योंकि अब ये बड़ी हो चुकी है और ये भी अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहती है। ओका और रीजू भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं पर जैसे ही ओका इनके सामने आता है तो ओका अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक आलू की बोरी से फ्रेंच फ्राइज बन जाता है। गाइस रीजू के अलावा कोई भी इसे नहीं पहचान पाता है कि हमारे ओका भैया हैं। रीजू इसे आईना दिखाती है और यहाँ तक कि ओका भी अपने आप को पहचान नहीं पाता है और हमारी लिया तो ओका को देखकर इसकी दीवानी ही हो जाती है। और हमारे ओका भैया का ट्रांसफॉर्मेशन भी लिया के स्पेशल नोट की वजह से ही हुआ है जिसमें इसने लिखा था कि भगवान एक राजकुमार बनकर आएंगे, भगवान जी आइए और मेरी मदद कीजिए। और काइडो, ये सभी तो वही लोग हैं, इन लोगों ने काजिता भाई का कसीनो का धंधा बंद करवा दिया, इनकी वजह से हमारा कारोबार नहीं चल रहा, मारो साले को। सेज और ओका काइडो के गुंडों से निपटते हैं पर तभी एक सफेद पंछी काइडो के पास आता है और इसे जान से मार देता है। दरअसल ये करीना ही थी जो कि ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर आई थी। अब काइडो के गुंडे
करीना से माफी मांगते हैं। दीदी छोड़ दो यार, वो तो बस हम काइडो भैया की बात मान रहे थे। अस्सी हमने कुछ नहीं किया। पर करीना इन सभी के ऊपर बिजली बरसा देती है और इन सभी को बेहोश कर देती है और ओका अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है और अपने दोस्तों को इस बिजली से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद करीना थंडर एलिमेंट नाम का एक अटैक यूज करती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है, जिसकी वजह से ओका भैया एक मलबे के नीचे फंस जाते हैं और ओका को अपनी ताकत यूज करने में दिक्कत आती है। तभी करीना इसके पास आती है और इसकी लुक्स की तारीफ करती है। ओका भैया आप कितने हैंडसम हो ना, मुझे तो पता ही नहीं था। लिया ने तुम्हारी बहन की जान ली थी क्या, इसलिए तुम लिया को मारना चाहती हो? नहीं, उसने तो बहुत ही अच्छा काम किया। लिया ने तो उसे मार दिया था पर वो जिंदा बच गई। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसे बस मासूमों को परेशान करना आता है। वो हमेशा से ही बदतमीज थी, बच्चों को परेशान करती थी और सब लोग हमेशा मुझे ही गलत समझते थे। क्यों? क्योंकि मैं उसकी तरह दिखती थी। पर उसके बाद मुझे मेरे भगवान मिले जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। और करीना यहाँ पर जिस भगवान की बात कर रही है वो हमारे ओका भैया ही है। क्योंकि की वजह से ओका की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और फिर लिया ने इसे सजा दी थी, पर वो फिर भी नहीं मरी। जिसके बाद करीना ने सोचा कि अब ये खुद अपनी बहन को मार देगी और सोचती है कि इसके मरने के बाद इसकी खुद की जिंदगी बहुत आराम से कट जाएगी। पर करीना खुद भी अपनी बहन की जान नहीं ले पाई। जिसके बाद इसे मौका मिला इस दुनिया में आने का। करीना ने अपनी शारीरिक चाहों को त्याग दिया, जिसकी वजह से ये गॉड बन गई। पर ये सिर्फ प्यार चाहती है ओका का। जिसके बाद इस दुनिया से भी गायब हो जाएगी। पर ओका को ये मंजूर नहीं, क्योंकि इसे सेका के लिए जीना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। और ये बात करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जिसके बाद करीना लिया के पास जाती है इसे मारने के लिए, पर सेका इसके सामने आ जाती है और ट्रांसफॉर्म करके एंजल बन जाती है। जिसके बाद करीना सेका पर बिजली से हमला करती है, पर सेका अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और इसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। अब मैजिक से कुछ नहीं होता है, इसलिए ये अब वेपन को समन करती है और सेका बहुत प्यार से इसे दोस्ती करने के लिए कहती है। पर अब करीना को गुस्सा आ जाता है और सेका पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सेका नीचे जाकर गिरती है और काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है। करीना सेका पर लातों से भी हमले करती है और लिया इसे रोकने की कोशिश करती है, पर करीना इसे भी दूर फेंक देती है। तभी सेज यहाँ पर आकर इस पर अटैक करता है। साथ ही रीजू भी इस पर हमला करती है और ये लोग जैसे तैसे सेका को बचा लेते हैं और लगातार करीना पर हमला करते हैं। पर करीना बहुत आसानी से इनके सभी हमलों को डॉच कर रही थी और एंड में इन दोनों को भी बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। और यहाँ पर ओका भी खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, पर इतना पतला दुबला पतला शरीर इससे संभलता ही नहीं है। सेज इससे कहता है कि मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ और अगर ये चाहे तो सेज पर अपना गुस्सा निकाल सकती है, बस बाकियों को यहाँ से जाने दे। और सेज जैसा एक साफ दिल का इंसान देखकर इसका खून खौलने लगता है। ये सेज पर अटैक कर देती है, पर सेज चुपचाप इसके हमलों को सहता है बिना पलट वार किए। इससे करीना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सेज को घुमाकर एक लात मारती है, जिसकी वजह से सेज दूर जाकर गिर जाता है। पर पीछे से रीजो इसे पकड़ लेती है और बताती है कि उसने अपने स्पेशल नोट में लिखा था कि ये चारों दोबारा से मिले। जो उस दुनिया में इनकी दोस्ती के बीच में आ रहा था वो यहाँ पर ना हो और हमारी टीम रॉकेट हमेशा साथ रहे। इतना प्यारा और स्वीट बॉन्ड करीना से हजम नहीं होता है और आसमान में जाकर चारों तरफ तबाही मचाने लगती है, जिसकी वजह से सेज, रीजो, सेकालिया सब लोग दूर जाकर गिरते हैं। आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है और ओका अभी भी मलबे में ही दबा हुआ है। तभी सेका इसके पास आती है और अपनी पावर्स का यूज करके ओका को करीना के हमलों से प्रोटेक्ट करती है। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब सेका के साथ वो हादसा हुआ था जिसमें इसने अपने दोनों पैरों को खो दिया था और हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो गई। सेका जब बाहर जाती थी तो गली के बच्चे इसे परेशान किया करते थे। ए लगड़ी ऐसे करके दिखा, ये तो ज़ोंबी बन गई भाई, तेरी एक आंख हो गई, इससे सभी लोग दूर रहना वरना ये हम सभी को खा जाएगी। ये बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं और तभी ओका यहाँ पर आ जाता है और इन सभी शैतान बच्चों को यहाँ से भगाता है। सेका रोने लगती है और ओका इसे प्यार से समझाते हुए इसे वापस घर छोड़ देता है। सेका को उन बच्चों की बातें दिल पर लग जाती हैं। वो लोग सच कह रहे हैं, मैं एक ज़ोंबी हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्ची, तुम अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर हो, बिल्कुल पहले की ही तरह, क्यूट सी, प्यार सी, गवार सी, मतलब की पढ़ी लिखी प्यारी बच्ची। ओका एक पेपर पर कुछ लिखता है और उसका पंछी बनाकर इसे दे देता है। सेका को ये बहुत ही पसंद आता है और दोबारा से रोने लगती है। सेका घर जाकर इस नोट को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि अगर तुम सभी से आजाद होना चाहती हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखो, स्किल्स को सीखो, किताबें पढ़ो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो और हमेशा स्माइल करती रहो और हमेशा वही करो जो कि तुम्हें पसंद हो, जिससे कि तुम्हें खुशी मिले। और जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वो तुम्हारा साथ जरूर देंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। ये सारी बातें ओका ने इसके लिए लिखी थी, जिसके बाद से सेका ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर देती है, दुनिया एक्सप्लोर करती है, हालांकि अपने लैपटॉप पर करती है और अपनी जिंदगी खुलकर जीती है। जिसके बाद इससे भी मौका मिलता है दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने का और इस दुनिया में आकर ये वो जिंदगी जी पाती है जो इसने अपनी असल वाली दुनिया में मिस कर दी थी। यहाँ पर इसे वो लोग मिले जो इसकी परवाह करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं और इससे प्यार भी करते हैं। इसलिए सेका सभी का कर्ज चुकाना चाहती है। इन सभी की हेल्प करके करीना इस पर एक जोरदार हमला कर देती है, पर सेका इसके हमले को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और बेहोश होकर दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। पर अपने ओका भैया अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। काहे का ऑलमाइटी गॉड है भैया, आधा घंटा हो गया इसको इसी में फंसा हुआ है। मेरी इस बात से ओका का ईगो हर्ट हो जाता है और उस पत्थर को ही तोड़ देता है और अपने मोटा भाई वाले रूप में आ जाता है, द ग्रेट आलू की बोरी। करीना ओका पर हमला करने के लिए अपना थंडर अटैक प्रिपेयर करती है, पर ओका अपने डोमेन में इसे कैद कर देता है और खुद भी उड़ते हुए उसके अंदर जाकर करीना से 1v1 फाइट करता है। ओका करीना पर बहुत सारे हमले करता है पर इस बार कोई भी असर नहीं होता है। ये ओका के हर एक हमले को बहुत आसानी से डॉज कर पा रही थी और स्पीड में भी ओका से ज्यादा तेज होती है। ओका बहुत मुश्किल से ही खुद को बचा पाता है। इसी दौरान ओका इसे रेकू कहकर पुकारता है, जो कि इसका असली नाम है, जिससे इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ओका पर एक खतरनाक अटैक कर देती है। ओका बहुत ज्यादा
कोशिश करता है कि इसके हमले को रोक सके, पर नहीं रोक पाता है और दूर जाकर गिर जाता है। वापस आकर ओका इसे बताता है कि कुछ लोगों ने इसे भी फंसाया था, जिसकी वजह से इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। और इन दोनों की सिचुएशन कितनी ज्यादा सेम है। हाँ, सिचुएशन सेम तो है। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ ज्यादा ही दूरियां हैं? पर तुम्हें तो बस अपने दोस्तों की पड़ी हुई है। जिसके बाद करीना दोबारा से इस पर अटैक कर देती है, जिससे कि ओका को बहुत ज्यादा चोट आती है और इसका खून भी बहने लगता है। पर अब ओका मीटियोर स्ट्राइक नाम का एक अटैक तैयार करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटियोर समन हो जाता है। और करीना भी इस अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाती है, क्योंकि इसे पूरा भरोसा होता है कि इस हमले से भी आसानी से बच जाएगी। तभी ओका उस मीटियोर की दूसरी साइड जाता है और अपने 1000 ट्रिलियन बोनस पॉइंट्स का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और मीटियोर के थ्रू एक जोरदार पंच करीना के मुंह पर जड़ देता है। पर इससे पहले ओका इसे छू पाता, उससे पहले ही करीना वक्त को रोक देती है और यहाँ से भाग जाती है। भाई क्या औरत है ये, मरने का नाम ही नहीं ले रही। मर जा बहन मर जा, वरना सीजन कैसे खत्म होगा ये। ओका भी अपने डोमेन से बाहर आ जाता है और इसके दोस्त इसे जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। बैटल के खत्म हो जाने के बाद काइडो के गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लिया भी अपने रेस्क्यू किए हुए बच्चों के साथ ही रहती है और ओका भाई की कंपनी भी और ज्यादा ग्रो करने लगती है। सभी लोगों को अच्छा रोजगार मिलता है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। पर ये दोनों नमूने दिन रात बस बर्गर ही ठूसते रहते हैं। तभी सेज इनके पास आता है कि मिस्टर साकुराई को ऑर्डनिंग स्पेयर के बारे में कुछ जानकारी मिली है। ये सभी साकुराई से मिलने जाते हैं, पर इसी बीच गलती से सेका ओका को टच कर देती है और इसकी एचपी थाउजेंड्स की रफ्तार से गिरने लगती है। ओका भैया को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता है। और गाइज इसी के साथ इस एनिमे सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आलू की बोरी की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और गाइज नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपने वन पीस का लेटेस्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और विंड ब्रेकर का सीजन 2 और कुछ इसी का एनिमेस को भी देख सकते हैं। और गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताकर जाइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।